हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन 2025 के टीयर 2 को लेकर। टीयर 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और टीयर 2 हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपका फेब फर्स्ट या फेब लास्ट तक का जो मिड टाइम है, यानी फेब में लगभग जो है वो टीयर 2 हो जाना चाहिए। हमें किसी भी टाइम पे डेट दी जा सकती है और उसके लिए हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। जितना भी कम या ज्यादा जो भी समय लगता है उसके हिसाब से हमें चीजों को थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक्सपेरिमेंटल बेस पे लेना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा मेजर इश्यू जो स्टूडेंट्स के सामने आ रहा है टीयर 2 में कि सर पहली बार ऐसा हुआ है कि टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव रखा गया है। दूसरा कि टीयर 2 में जैसे अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए, तो यहां सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो राइटिंग स्किल की बात की गई है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आएगा ये उस स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन या मैं कहूं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब छोटा मोटा पोर्शन होता जैसे मान लीजिए अगर जो है वो हमें बोर्ड ये कह देता कि भाई 10 नंबर का जो है वो मैं डिस्क्रिप्टिव कुछ पूछ लूंगा तो हम ठीक है हल्के में ले लेता, कोई स्टूडेंट की कोई बात नहीं है, 90 नंबर की तैयारी कर लेता हूं। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि जब छोटे मार्क्स का यानी कम मार्क्स के जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं तो बच्चा कहता है कि सर मैं बाकी पे ध्यान दे लूंगा, डिस्क्रिप्टिव में 2-4 नंबर तो ले ही आऊंगा। यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर बेहतर नहीं हुआ, अगर आप जो है वो अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाए, यू आर डेफिनेटली आउट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और मैं लिख के देता हूं, है ना। इसका रीजन ये है क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, 40 + 15 का फॉर्मेट है, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके जो है वो डिस्क्रिप्टिव। वो आएंगे डिस्क्रिप्टिव 40 गुणा 1 आपके ये 40 मार्क्स और 15 गुणा 4 यानी आपके 60 मार्क्स। टोटल पेपर हो जाएगा आपका 100 नंबर का। 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसका अब कैसे तोड़ निकाला है इन लोगों ने कि भैया 15 क्वेश्चन ही देंगे डिस्क्रिप्टिव, लेकिन मतलब 60% वेटेज डिस्क्रिप्टिव दे दिया। तो अब आप समझ जाओ कि किस पार्ट में क्या पूछेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अब देखो मैं इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा, मिसगाइड नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि विलियम शेक्सपियर का जो है वो इंट्रोडक्शन याद करके चले जाना, विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन याद करके चले जाना, तुम्हें सिंबली की डेफिनेशन पूछ लेगा, तुम्हें मेटाफर की डेफिनेशन पूछ लेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ये वो बेसिक क्वेश्चंस है जो जनरली एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। अब आप इसका सबसे पहले सिलेबस समझो। ईएमआरएस टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें या इंग्लिश विषय की बात करें तो दोनों में ही लगभग सिलेबस जो है वो सेम है। थोड़ा सा ओवरलैप आपको जो है वो पीजीटी में होता हुआ दिखाई पड़ता है, बट इट्स कंप्लीटली सेम। थोड़ी चीजों पे अब हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट आता है हमारा, वो आता है पेसेस का। अब पेसेस में से क्या दिया जा सकता है सर, क्या पेसेस को डिस्क्रिप्टिव दिया जा सकता है? तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है कि ये 100% कॉमन की बात कर रहा हूं मैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही पेसेज आएगा। पेसेज अनसीन होगा जो फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, लिटरेरी बेस भी हो सकता है। उसी के बेसिस पे हमें वोकेबलरी पूछी जा सकती है, जैसे कोई वर्ड दे दिया उसका सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनिम पूछ लिया, इन्फरेंस और इंटरप्रिटेशन उसमें से जो है वो हमें क्वेश्चंस के दे दिए, या फिर उसकी टोन पूछ ली, है ना, थीमेटिक अप्रोच पूछ ली, थीम पूछ ली, सेंट्रल आइडिया पूछ लिया आपका। ये सारी चीजें जो है वो जनरली बच्चे पूछी जा सकती है कहां से, पेसेज से। अब पेसेज आपको जो है वो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं। ये 101% आपका कैसा आएगा, एमसीक्यू बेस्ड आएगा। सुनना, देखो 40 नंबर है आपके एमसीक्यू के लिए और 40 क्वेश्चन है एमसीक्यूज में और 15 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव में। तो 40 में से लगभग अगर एक पेसेज आया तो 5 क्वेश्चन तो इसके मानो, और 2 आ गए तो 10 भी हो सकते हैं, बट 5 तो आप मान के चलो। और हो सकता है कि वो आपको पोइट्री और आपका जो है वो दोनों ही टाइप के पेसेज दे सकता है, यानी अनसीन में आपको पोइट्री या प्रोज दोनों में से दिया जा सकता है। टीजीटी और पीजीटी में डिफरेंस इतना ही है कि एक को शॉर्टर दिया जा सकता है और एक को जो है वो लॉन्गर और एनालिटिकल डेप्थ में दिया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को बेहतर बना लेना। इससे अलावा कुछ नहीं, पेसेज सेम ही होता है सब में। अब सुनो, ये एमसीक्यू बेस्ड आएगा। सेकंड पोर्शन इसका जो है वो है आपका, मतलब आप लिख लो ना कहीं पर जो है वो, मैं अभी कह रहा हूं आप लोगों को लिख लो। और क्या लिखना है कि सर अगर इस पूरी एग्जाम में कोई पार्ट गेम चेंजर हो सकता है तो वो यही पार्ट है जो गेम चेंजर हो सकता है।
इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो इस पार्ट में से जनरल एग्जामिनेशंस में जनरली जब एग्जाम पूछता है तो ज्यादातर एग्जामिनेशंस में लेटर या नोटिस जुड़ा हुआ आता है। और लेटर और नोटिस में से पूछने का उसका तरीका क्या होता है बच्चे? लेटर और नोटिस में से वो सीधे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे मान लीजिए बॉडी का क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर उसने सीक्वेंस पूछ ली कि बताओ सैल्यूटेशन पहले आएगा या टाइटल पहले आएगा या एड्रेस पहले आएगा, रिसीवर का एड्रेस आएगा या सेंडर का एड्रेस आएगा, या एड्रेस लिखने का तरीका पूछ लिया कि बताओ हाउस नंबर पहले आएगा कि डिस्ट्रिक्ट पहले आएगा, एक फॉर्मेट दे दिया, डेट का फॉर्मेट दे दिया। ये जो चीजें हैं वो पूछी जाती है एमसीक्यू बेस्ड पर। बट यहां मामला बिल्कुल उल्टा है ना? मैं पता नहीं, मेरा ऐसा पर्सनल सेंस कह रहा है, मतलब एक वो होता ना कि कॉमन सेंस कह दो या आपके कॉन्शियस माइंड में जो है वो एक चीज बैठी हुई है, और मैं मान के चलता हूं कि जो 60 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव है, 60 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें लगभग लगभग 30 से 35 नंबर तक का पार्ट कवर करेगा ये वाला पोर्शन। 30 तो आप लगभग मान के चलो, 35 थोड़ा अगर ज्यादा भी हो जाए तो 30 नंबर तक हम मान सकते हैं कि 30 मार्क्स जो है वो हाफ इसी पार्ट में से जो है वो ज्यादा पूछने की संभावना है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे मान लो 4 से 5 नंबर का एक नोटिस पूछा जा सकता है, ठीक है, 4 से 5 नंबर का आर्टिकल लिखवाया जा सकता है, रिपोर्ट दी जा सकती है, स्पीच राइटिंग हो सकता है, डिबेट राइटिंग हो सकता है, लेटर आपका आ सकता है, लेटर टू एडिटर हो सकता है जिसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, कंप्लेंट हो सकती है, आपका रिक्वेस्ट हो सकती है, या पीजीटी में जैसे आपका जॉब एप्लीकेशन जिसे हम करिकुलम विटाए कहते हैं उसे पूछा जा सकता है। तो भाई लगभग लगभग जो है वो 25 से मतलब 30-35, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ठीक भी करें, मतलब ऑन एंड एवरेज 50% में मान के चल रहा हूं कि लगभग 50%, अप्रोक्स 50% मैटर तो वो राइटिंग में से उठाएगा। क्यों? क्योंकि लिखने के लिए सबसे बेहतर भाषा और सबसे बेहतर नॉलेज अगर बच्चे का टेस्ट किया जाना है तो यहीं से किया जाना है। लिटरेचर में से भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव आएगा। मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिखाऊंगा अभी, प्रीवियस ईयर कुछ अलग एग्जामिनेशंस, क्योंकि देखिए ईएमआरएस ने पहली बार इसको यूज किया है, लेकिन बाकी और बहुत सारी जो है वो स्टेट एग्जामिनेशन से जो उसको यूज करती है। जैसे हमारे राजस्थान में आरएएस होता है, मेंस आपका जो होता है तो उसमें भी एक पेपर आता है, हरियाणा में होता है, एचपीएससी इसको करवाता है, असिस्टेंट प्रोफेशन में भी इसको दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशन है, तो मैं कुछ एसेंस लेकर आया हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि लिटरेचर पूछेगा तो कैसा पूछता है और राइटिंग पूछेगा तो कैसा पूछता है। इज इट? अब सर क्या हमें ऐसा जो है वो कुछ लिखाया जा सकता है कि हमें रिपोर्ट लिखकर दे दी जाए कि कल स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हुआ? नहीं। चीजें देखो, जैसा लेवल वैसे ही चीजें। आप टीचर बनने जा रहे हो, आप 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी नहीं है कि आपको मतलब सेल्फ नॉलेज टेस्ट करने के पर्पज से नहीं, आप सामने वाले को पढ़ाओगे उस पर्पज से आपका स्किल जो है वो देखा जा रहा है कि भैया आपको ही नोटिस नहीं लिखना आता तो आप बच्चे को क्या सिखाओगे जी? आपको ही आर्टिकल का नहीं पता, आपको ही लेटर के फॉर्मेशन का नहीं पता, तो बच्चे को कैसे सिखा पाएंगे? तो सबसे पहले वो आपको टेस्ट करेगा, और ये मान के चलिए कि लगभग 50% मार्क्स, 50 मतलब मैं 60 में से बता रहा हूं, 60 में से 50% मार्क्स यहीं से आने हैं। तो सबसे पहले इस पोर्शन को ठीक कर लेना। इसको ठीक करने का तरीका मैं बताता हूं, ठीक है? अपनी जो है वो क्लासेस कल से शुरू होगी इस बैच में, मतलब आज तो इसमें यही स्ट्रेटेजी वीडियो जाएगा, या मान लीजिए कि सारी चीजें कि भाई कैसा क्या है। मेंस के बैच की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दो साइड में 2 साइडेड हम इसको लेकर चलेंगे, एक लिटरेचर का पोर्शन और दूसरा राइटिंग के पोर्शन को। ग्रामेटिकल ऑलरेडी उसमें डाली हुई है, बाकी ग्रामर और भी करवा देंगे, ऐसा कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। देखो, राइटिंग स्किल को डेवलप करने का मैं आपको थोड़ा तरीका समझाता हूं। मतलब एक स्टूडेंट क्या सोचता है, अच्छा मैं बहुत बार जैसे मैंने देखा है कि, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको जैसे आईटी पे या मान लीजिए न्यू जो भी चल रहा है, सोशल मीडिया है, आईटी है, आपका जो भी है पॉलिटिक्स है, या इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, अभी जैसे हाल ही में जो है वो एक बड़ा मुद्दा गरमा रहा है, मतलब स्पेशली जो है वो अरावली हिल्स का है। मैंने आपको कोई भी 5 टॉपिक दे दिए, सुनना, 5 टॉपिक दे दिए, 5 को पढ़ा दिया, याद करवा दिया, आपने रट लिया। एग्जाम में 5 में से एक भी नहीं मिला तो बताओ क्या करोगे? क्यों? क्योंकि भगवान तो हम लोग भी नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि 20 याद कर लो, 30 याद कर लो, 40 याद कर लो, मान लो आप में से किसी ने कर भी लिए कि सर आपने कहा हम 40 के 40 रट के जाएंगे, कोई बात नहीं, लाइन टू लाइन रट रखा है, नहीं आया तो क्या करोगे? इसलिए कहते हैं कि राइटिंग स्किल्स डेवलप की जाती है ना। स्किल लिखा है भाई, स्किल वर्ड ही डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। यू वेरी वेल नो अबाउट द पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, है ना। स्किल्स डेवलप की जाती है,
और स्किल्स को डेवलप करने का तरीका होता है। स्किल्स को डेवलप करने का तरीका होता है, आप एक फॉर्मेट जो है वो माइंडसेट लेकर चलते हैं, आप कुछ लैंग्वेज लेकर चलते हैं और नॉलेज, सारी चीजें जरूरी है इसमें। देखिए, इसमें ग्रामेटिकल नॉलेज मतलब जो है वो सारी चीजें हैं, प्लानिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, आपकी वोकेबलरी भी इसमें मायने रखती है, सब कुछ आपका है। आप खुद बना के जब तक अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखोगे तब तक चीजें आप रट्टा मार के नहीं लिख सकते। कितना याद करोगे? जैसे फॉर्मल लेटर, मान लो 40-50 फॉर्मल लेटर याद करो, आर्टिकल याद करो, आप नोटिस याद करो, इनविटेशन याद करो, है ना, एसेज अगर आ रहे हैं किसी एग्जाम में तो एसेज याद करो, तो ऐसे तो याद करते ही रह जाओ फिर तो राइटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। उसका डेवलपमेंट का तरीका क्या है? देखिए, जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए थोड़ा ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबल होते हैं वो लोग कि वो बेहतर लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुरुआत से मतलब एक तरीके से जॉन वही रहा है। बट जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए तो मैं कह रहा हूं ये बड़ी समस्या है, और इसके लिए कोई रामबाण विधि की आवश्यकता है। और वो क्या हो सकती है? सबसे पहले जब भी हम किसी भी राइटिंग पोर्शन को समझ रहे हैं तो उस समय हमें सबसे मेन जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा बच्चे, कि हमें यह समझना होगा कि जो भी हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं नोटिस लिखना चाह रहा हूं, अब मैंने आपसे कहा, या एग्जामिनर ने आपसे कहा कि नोटिस लिखिए, तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर पर्पस बताओ, नोटिस लिखे किस पर्पस से? भाई नोटिस देना किसको है? मुझे बच्चों को कोई जो है वो फंक्शन का नोटिस देना है, या छुट्टी का नोटिस देना है, या कोई और जो है वो सिनेरियो है कि हम लोग नोटिस लिखें, या कोई गैदरिंग है, कोई मीटिंग है, कुछ तो होगा ऐसा जिसपे हम नोटिस लिखें। तो द फर्स्ट थिंग, आप लेटर लिख रहे हैं, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। लेटर टू एडिटर, भैया एडिटर को पत्र तो लिखना है, संपादक को किस पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखना है, कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है, कोई आपके जो है वो इलाके में जो है वो लोकेलिटी में कोई दिक्कत है, या क्या इश्यू है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी बच्चा कोई राइटिंग कर रहा हो, लिख रहा हो, तो उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस? सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आता है इसमें कि ऑडियंस, किसको लिख रहे हो, किस बेस पे लिख रहे हो, ऑडियंस क्या है आपकी, उसको समझने वाली जो है वो ऑडियंस क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसी ऑडियंस होती है वैसी ही भाषा होती है, यानी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। मान लो कोई बच्चा जो है वो, अब समझना, एक बच्चा है जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा है, ठीक है, एक स्कॉलर है, एक वैज्ञानिक है जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा है, क्या दोनों में फर्क नहीं होगा? डेफिनेटली फर्क होगा। तो ऑडियंस को समझना होगा कि ऑडियंस जैसी है वैसी ही राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप की जाती है, वैसी ही चीजें लिखी जाती है। टोन क्या है कि भाई हम कुछ भी लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं तो रिक्वेस्ट फॉर्मेशन में है, एग्रेशन में है, किस तरीके से लिख रहे हैं, कीवर्ड्स क्या है, हम किन जेंटल वर्ड्स को यूज करना चाहते हैं, मतलब क्या मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, किन वर्ड्स को यूज करना है, और उसकी आउटलाइन सोर्स करनी है कि भैया हमें ऐसे ऐसे इसको बनाना है। और आउटलाइन जब सोर्स होती है तो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। पहले हम प्लान करेंगे कि पर्पस क्या है, ऑडियंस क्या है, कैसी टोन में लिखूंगा, कैसे कीवर्ड्स, और एक आउटलाइन बनाऊंगा। फिर मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसे मान लीजिए मुझे नोटिस लिखना है या मुझे कोई लेटर लिखना है, तो उसमें 3 चीजें जो मेन काम की होती है वो होती है इंट्रोडक्टरी पार्ट, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई एसे लिखना है तो इंट्रोडक्शन, कि भाई हम जो लिख रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले ऑडियंस को बताएं कि हम ये लिख रहे हैं। बॉडी, मेन, कि हमारा जो कंसर्न है उसको समझाया हमने। तीसरा कंक्लूजन, यानी उस चीज से हमें जो लॉजिकल फ्लो मिलना चाहिए वो क्या है ना, कंक्लूजन, अंत आपका। तो ये 3 मेन पार्ट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और आपका कंक्लूजन। ये मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, ए टू जेड पढ़ाऊंगा कि कैसे डेवलप की जाती है चीजें। फिर बात आती है लैंग्वेज की। जैसे कई बार हम लोग ऐसी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करते हैं कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी गलत है। तो लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए? सिंपल लैंग्वेज हो, सिंपल सेंटेंस आपने यूज किए, रिलेवेंट वोकैबुलरी हो, है ना। बहुत बार स्टूडेंट ऐसी कोशिश करता है कि वो कुछ ऐसा लिख देता है शब्दों को कि जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। रिलेवेंट वोकैबुलरी हो, सिंपल सेंटेंसेस हो, साथ में आपका जो है वो ग्रामर यानी ग्रामेटिकल जो है वो पोर्शन भी क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब पहले आएगी कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यानी सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं एक से दूसरे में, ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा था चौथी लाइन में, 4th लाइन में जाके मुझे याद आया कि अच्छा मैं तो भूल गया, दूसरी लाइन में मुझे ये लिखना था, तो अब करोगे क्या? काटा पीटी, फिर वापस ऊपर, गलत बात। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। इसलिए आउटलाइन सोर्स की जाती है, इसलिए पहले से जो है वो उसकी क्या बनाई जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है।
और रिपीटेशन को अवॉइड करना है। रिपीटेशन को क्या करना है? अवॉइड करना है। जैसे वो होता ना कि गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर हैं, तो गाय 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 गाय, मतलब काऊ को पूरे ही फॉर्मेट, वो छोटे बच्चों के लिए ठीक है, हमारे लेवल पर टीजीटी पीजीटी टीचर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो रिपीटेशन अवॉइड करना है। अब थोड़ा तेजी से चलते हैं इसमें। जैसे फॉर्मेट की अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। कोई भी फॉर्मेट, नोटिस लिख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि नोटिस में क्या लिखा जाता है। सबसे पहले ऊपर टाइटल आता है, कैपिटल अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में जो है वो टाइटल लिखा जाता है। फिर क्या लिखा जाता है? लेफ्ट या राइट साइड में हम लोग जो है वो डेट लिखते हैं, डेटेड जिसको अपन कहते हैं। उसके बाद में हम जो है वो लेटर लिखेंगे, सॉरी नोटिस वर्ड लिखेंगे, नोटिस की बात कर रहे हैं, लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में जो है वो कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट जिस ऑडियंस को लिख रहे हैं प्रॉपर उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। नीचे जो है वो सिग्नेचर होगा, और इस तरीके से नोटिस का एक फॉर्मेट होता है। ठीक वैसे ही लेटर होता है, तो लेटर का एक फॉर्मेट होता है कि ऊपर अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हमें दोनों एड्रेस, आपका सेंडर और रिसीवर, आपके दोनों एड्रेस लिखने होते हैं। उसके बाद में जो है वो हम जैसे रेस्पेक्टिव मैनर में जो है वो सैल्यूटेशन लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर आपका जो है वो रिगार्ड्स लिखते हैं, और लास्ट में आपका जो है वो क्लोजर दिया जाता है। तो एक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। फॉर्मेट अवेयरनेस हमारे पास सबसे पहली लॉजिकल बात है कि फॉर्मेट अवेयरनेस होनी चाहिए, कि जो भी लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट हमें पता हो। कंटेंट डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। कई बार हम रिलेवेंस जो है वो टॉपिक से बिल्कुल हट जाते हैं। लिख रहे थे महात्मा गांधी जी पे और लिखना शुरू कर दिया सुभाष चंद्र बोस पे, है ना, 4 लाइन उन पे लिख दी, ये तो गलत है ना। लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लिखते लिखते जो है वो एनवायरमेंट पे चले गए, या किसी और जो है वो फेमिनिज्म पे चले गए, किसी और टॉपिक पे चले गए, तो वो गलत है। दूसरा जो है वो डिग्रेशन आपको नहीं करना है ना, डिग्रेशन आपको जो है वो अवॉइड करनी है, यानी क्रिटिसिज्म जो है वो भाव नहीं आना चाहिए। और एग्जाम डिमांड के अकॉर्डिंग, कि जैसा एग्जाम है, जैसा पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक वैसे ही एग्जाम्पल आप जब देते हो, देखो ये कंटेंट डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जब आप कंटेंट लिख रहे हो तो टॉपिक से रिलेवेंट रखो, है ना, जो है वो डिग्रेशन को अवॉइड करो, एग्जाम डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें चलाओ। जो भी एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं तो वो रियल लाइफ जो है वो लिंक करते हुए अगर दिखाई पड़े तो वो ज्यादा बेहतर एग्जामिनर समझ पाता है। करंट इश्यूज पे बात की जा सकती है, क्यों? क्योंकि वो डेवलप होते हैं बढ़िया तरीके से, हमें भी पता होता है, सामने वाले को भी पता होता है। अब आप लिख रहे हैं 2026, है ना, द अपकमिंग जो है वो 2026, और एग्जाम्पल दे रहे हैं 2013 का, 2010 का। हाँ, हिस्टोरिकल अगर एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली दिया जा सकता है, जैसे हम देते हैं 1947 का, हमारा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है। फिर आती है स्टैटिक्स, जो आप डाटा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किसी नंबर पे बात कर रहे हैं, आप पॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं, आप जो है वो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, आप चाइल्ड लेबर पे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं, तो आपका डाटा जो भी होना चाहिए ना, स्टैटिक्स जो होने चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोहेरेंस, जो इसको अपन कहते हैं कि सर एक ही कनेक्टिविटी होती है, जैसे जो अपना पैराग्राफ होता है उसकी एक यूनिटी होती है। कोई भी पार्ट लिखते हैं तो वो यूनाइटेड होता है, यानी एक के बाद एक कड़ी जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं कि एक कहीं लिख दिया, एक कहीं लिख दिया। कॉज इफेक्ट आपके जो है वो पता होना चाहिए कि क्या प्रभाव होंगे और क्या उसके कारण थे और क्या प्रभाव होंगे। और स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, यानी जब आप सेंटेंस या भाषा में बदलाव कर रहे हो तो एग्जामिनर को लगना चाहिए कि ये रिलेवेंट है और इसी के बाद में इन्होंने ये लिखा है। डन। आ जाओ फटाफट से ओपनिंग लाइंस। ओपनिंग और एंडिंग में जैसे हम मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो, अगर क्वेश्चन पूछ के किसी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें लिखना है, हमें कोई जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, कोई आर्टिकल दिया गया है, कोई एसे दिया गया है कि भैया बताओ क्या जो है वो सोशल मीडिया, मतलब मैं बार बार सोशल मीडिया को लेकर बात कर रहा हूं, या अभी जैसे एक हाईलाइटेड मुद्दे की बात करें हम लोग, तो क्या अरावली हिल्स को हटाया जाना, क्या मतलब हिंदी में बात कर रहा हूं आप लोगों से, क्या अरावली हिल्स को हटाया जाना पर्यावरण यानी एनवायरमेंट के लिए लाभदायक है? तो क्वेश्चन से ही शुरू करो, है ना, कि हानिकारक है या लाभदायक है, तो उसको क्वेश्चन से शुरू करना मतलब बहुत ही एक तरीके से है ना टची हो जाता है, वो कैची हो जाता है कि एग्जामिनर खुद इस बात से करे यार शुरू कहां से किया इसने, कि अब ये खुद बताएगा कि वो कितना प्रॉफिटेबल है, कितना लॉस है। हालांकि मैं इस बात में बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं हूं, मैं बिल्कुल डेफिनेटली जो है वो यही कहूंगा कि भैया अरावली, क्योंकि हम तो देखो राजस्थान की और बहुत बड़ा पार्ट जो है वो अरावली हिल्स का राजस्थान में, मेरे खुद के पैतृक गांव में अरावली जो है वो पर्वतमाला है, हमारा बचपन गुजरा है उन पहाड़ों में। तो उससे मतलब जब ऐसी बातचीत, मुझे अभी भी बहुत बार ऐसा लगता है कि
खनन वगैरह, इसको लेकर मैं कभी लंबी बातचीत करूंगा, बट उस पर बहुत अच्छी बातचीत की जा सकती है। एक क्वेश्चन रेज करके आपको चलना, फैक्ट आपके पास होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं, उसको फैक्ट वाइज कहिए। कोटेशंस अगर आप किसी के दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि पर्वतों के बारे में किसी ने कोई बेहतर लाइन कही है, किसी राइटर की कोई लाइन है, किसी शायर की कोई लाइन है, अच्छी लाइन होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसे तुम वो वाला कि तुम फूल देती हो बन जाता है कमल, ऐसे करके शायरी लिखोगे तो भगा देगा वो वहां से। फिर कंक्लूजन जो है वो आपका होना चाहिए उसमें, कि सजेशंस आप जो देना चाहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा किया जाना चाहिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे सॉल्यूशन क्या है। देखो बहुत बार मैंने एक चीज नोट की है, व्हेन अ स्टूडेंट राइट एनी टाइप ऑफ राइटिंग स्किल जब वो करता है, तो वो क्वेश्चंस तो बहुत सारे रेज करता है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी बताता है, बट वो सॉल्यूशन की तरफ बात नहीं करता है। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, कोज एंड इफेक्ट दोनों होने चाहिए, कारण क्या है और प्रभाव क्या है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन भी आपको साथ में देते रहना है। और होप कि भाई मैं ऐसी होप करता हूं, या मेरी ये अपील है समाज से, या मेरी ये जो है वो पढ़े लिखे लोगों से अपील है, या जो भी आप करना चाहें उस तरीके। एग्जामिनर फ्रेंडली होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी ये ना लगे कि भाई क्या लिख रहा है। मेमोरेबल होना चाहिए, आप भी याद करो, एग्जामिनर भी जब पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि हाँ याद हुआ है, चीजें बढ़िया लिखी है। और क्लियर मैसेज होना चाहिए, ठीक है। और ये सब एग्जामिनर अपने लिए नहीं कर रहा है, उसको अपने घर पे नहीं ले जाना है कुछ भी। वो कह रहा है कि भैया आप कल को बच्चे को पढ़ाओगे, आप कल को बच्चे को पढ़ाओगे तो कम से कम उसे पता तो होना चाहिए जो आप पढ़ा रहे हो। आप उसे क्लियरली बता ही नहीं पा रहे हो कि नोटिस क्या है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, मैंने स्पेशली इतना टाइम दे दिया कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 30% सॉरी 30 मार्क्स यानी 50% जो है वो सिनेरियो ये ग्रैब कर लेगा। और अगर ये 50% सिनेरियो ग्रैब कर लेगा ना भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो इस पार्ट को पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से हमें लेकर चलना है। एमसीक्यूज के फॉर्मेट में नहीं पूछा जाएगा, मतलब मैक्सिमम चांस है कि इसको सिर्फ राइटिंग में ही पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इतना बड़ा पार्ट दे रखा है। नोटिस है, आर्टिकल है, रिपोर्ट है, स्पीच है, डिबेट है, सब कुछ। आ जाओ फटाफट से। ये हो गया, फॉर्मेट हो गई, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। और लास्ट में जब आप रिवाइज कर रहे हो, जो लिख कर रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें ग्रामेटिकल आप चेक कर लो, कुछ छोटी मोटी गलती हो, रिपीटेशन को रिमूव करो। हालांकि बाद में नहीं करना है, ये पहले ही चीजें होती है। रिलेवेंस चेक कर लिया, लॉजिकल फ्लो आपका होना चाहिए, वर्ड की लिमिट होनी चाहिए। कई बार हमें 150 शब्दों में दिया और हमने लिख दिया 300 शब्दों में। क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए, नीट प्रेजेंटेशन यानी बिल्कुल साफ सुथरा, और टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। ये सब कुछ जो है वो रिवीजन और एडिटिंग के पार्ट आते हैं। तो राइटिंग को डेवलप किया जाता है, ये डेवलप होगी, ये किसी के पास है नहीं कि बस एकदम से लिख दिया है, ठीक है। अब बात आती है, अच्छा फोर्थ पार्ट पे कैसे आ गए। थर्ड पार्ट इसका मतलब यहां से डिलीट हो गया हमारा, है ना। हाँ, थर्ड पार्ट में मैं आपको बता देता हूं, वो शायद इसमें से कोई डिलीट हो गया होगा, मे बी। थर्ड पार्ट है आपका ग्रामेटिकल। थर्ड पार्ट जो है वो कौन सा है, ग्रामेटिकल है। और ग्रामर में वही बेसिक बेसिक है। अब ग्रामर में एक आधी चीजें आपके साथ हो सकती है। देखो इसको मैक्सिमम तो पूछने के चांसेस है एमसीक्यूज पे, ग्रामर वाले पोर्शन को मैक्सिमम, कि लगभग 10-15 क्वेश्चन जो है वो इससे पूछ लिए, कोई आर्टिकल पूछ लिया, प्रीपोजिशन या जो भी हमारे सिलेबस में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग पूछ लिया। तो ज्यादातर चांसेस किसके हैं, इससे रिलेटेड हमारे बनते हैं मैक्सिमम चांसेस तो एमसीक्यूज की। तो क्या सर इससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो 15 ही क्वेश्चन देगा वो। क्वेश्चन कितने देगा, 15। अगर वो क्वेश्चन मान लो लिमिट नहीं देता ना राइटिंग पोर्शन में कि भाई 15 से कितने भी क्वेश्चन दे सकता हूं 60 नंबर में, तो मैं ये भी कह सकता था कि क्या पता ग्रामर में मान लो आपको ऐसा दे दे, एक क्वेश्चन दे दिया, नरेशन दे दिया कि बताओ इनडायरेक्ट बताओ इसका, खुद बना के दो, हाथ से लिखो, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है। जैसे हमारे आरएस में देता भी है, ऐसे सिनोनिम दे देता है, उसका एंटोनिम दे देता है, तो वो भी हाथ से लिखवा लेता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कब, क्योंकि वो जो है वो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो सीधा सीधा जो है, अगर मान लो ऐसे 5 क्वेश्चन भी दे दिए तो फिर 10 क्वेश्चन में उसको एडजस्ट करना भारी हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ग्रामेटिकल पोर्शन में से वो लगभग हमें एमसीक्यूज ही देगा, इसके अलावा नहीं देगा। डन। 2 पार्ट, पेसेज में एमसीक्यूज और ग्रामर में एमसीक्यूज। 40 क्वेश्चन तो उसे एमसीक्यूज देने हैं। तो लिटरेचर में से भी देगा, ऐसी बात नहीं है, लिटरेचर में से भी कुछ एमसीक्यूज देगा। लिटरेचर में बाकी देगा वो आपको राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले तो लिटरेचर के पार्ट देख लो, है ना। बहुत ज्यादा राइटर तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन जितने भी 12-15 राइटर दे रखे हैं सारे पढ़ने। जैसे विलियम शेक्सपियर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विलियम शेक्सपियर में बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत बार देखा है, मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को।
कई ऐसे जो है वो प्लेटफॉर्म भी हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट में हेमलेट पढ़ा दिया, 10 मिनट में जो है वो टेम्पेस्ट पढ़ा दिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा दिया, है ना, 3 बात बता दी, एंटोनियो, ये जो है वो बशेनियो, और ये पोर्शिया, हो गया जी, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां से नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ जो है वो किसी मतलब किसी भी वर्क का, विलियम शेक्सपियर का कोई भी वर्क है और उसमें से 3 चीजें पढ़ के मैं विलियम शेक्सपियर पढ़ लूंगा, तो ये गलत फहमी है। उनकी सोनेट्स पढ़नी है हमें, ठीक है, 154 सोनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 154 पूरी पढ़नी है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक खास सोनेट्स है जिन पे बात की जाती है। इनके थीम्स क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, आपके जो है वो मेजर प्लेस कौन कौन से हैं। वैसे तो 37 प्लेस है, बट हम लोग कुछ मेजर प्लेस की बात करेंगे जिनमें हेमलेट, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, किंग लेयर, है ना, आपका जो है वो ये कुछ खास इनके प्लेस आते हैं जिनपे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर रोमांटिक एरा में चलेंगे हम लोग, है ना, रोमांटिक पोइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे, इनके साथ ही एस टी कॉलरिज पढ़ेंगे, सैमुअल जो है वो टेलर कॉलरिज पढ़ेंगे, पीबी पर्सी बिशे शैले पढ़ेंगे हम लोग, और आपका जॉन कीट्स पढ़ेंगे। तो ये चारों बेहतरीन राइटर हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई रोमांटिक पोइट्स की अगर बात की जाए तो इन चारों का ही नाम बड़े अदब से लिया जाएगा। तो इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा वो सुनना। एक तो इनसे जनरल क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अब मान लो कि अगर वो इनसे लिटरेचर का कोई क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछेगा, नहीं सोच पा रहे हो ना? ये सर लिटरेचर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें से? क्या वो ऐसे पूछ लेगा सीधा सीधा कि जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ, या विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो लव पोइट कहे जाते हैं तो क्यों कहे जाते हैं, मतलब रोमांटिक पोइट कहे जाते हैं तो क्यों कहे जाते हैं, या रोमांटिक पोइट्स जो लोग हैं उनका मेन एस्पेक्ट जो है वो किसकी तरफ है, थीम्स उनकी किसकी तरफ है, ऐसा पूछेगा क्या? अब देखो सुनो, फिर 19th और 20th सेंचुरी के जो ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर्स हैं, कुछ बेहतरीन राइटर्स, जिनमें से रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, ये बेहतरीन राइटर हैं, एमिली डिक्सन है, वॉल्ट विटमैन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। इंडियन राइटिंग भी हमें पढ़नी है, और इंडियन राइटर्स में हमें पढ़ना है आर के नारायण साहब। आर के नारायण साहब जो आम आदमी के राइटर कहे जाते हैं ना, आपके जो है वो आम आदमी के राइटर कहे जाते हैं आर के नारायण साहब। क्वेश्चन देखना इनका कैसे पूछा जाता है। पुलकराज आनंद, अनिता देसाई, खुशवंत सिंह, हमारे जो है वो ओल्ड मैन रस्किन बॉन्ड है, और नजीम इजिकिल साहब है। ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर में हमने पढ़ना है। हालांकि वर्ल्ड लिटरेचर में आपको नाम नहीं दिया हुआ है किसी का भी, सिर्फ वर्ल्ड लिटरेचर लिख के दिया हुआ, बट जनरली इनसे जो क्वेश्चंस पूछता है वो आपका चिनुआ अकेबी, आपका गैब्रियल ग्रेशिया, या फिर अरुंधति रॉय, पैट्रिक वॉइट, इनसे ज्यादातर जो है वो क्वेश्चंस पूछता है, तो ये भी मैं पढ़ा दूंगा। अब रही बात कि सर क्वेश्चन बताओ, आप ऐसे क्यूरियस हो रखे हम लोग कि क्वेश्चन कैसा आएगा, आप तो क्वेश्चन बताओ, उसकी बात करो, मुद्दे की बात करो। आप देखो ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में हुए हैं, आप सुन लो फटाफट से, और फिर मैं लास्ट बात करूंगा, फिर चले जाना। ठीक है, देखो इनमें जैसे मान लो ऊपर तो इनके वो हो गए कि भाई कितने क्वेश्चन है, क्या क्या है, वो सारी चीजें आ गई। अब मैं अलग अलग, मैं फिर कह रहा हूं, फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूं। कोई हो सकता है बाद में कहे कि साहब आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो ईएमआरएस में आया ही नहीं। ईएमआरएस का पहला एग्जाम है जो डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। ये कुछ और एग्जाम से जो है वो हम लोगों ने लिया है ताकि आपको पता चले। जैसे 150 वर्ड की वर्ड लिमिट दे रखी है, और आपको पहला क्वेश्चन दिया, और वास्तव में क्वेश्चन पूछने के तरीके यही होंगे। पहला क्वेश्चन का ए दिया है आपको, इज द टाइटल ऑफ जॉन डन्स पोइम, कि जॉन डन की जो पोइम है, हालांकि जॉन डन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उनके बारे में, या फिर आपका मान लीजिए मिल्टन भी हमारे सिलेबस में नहीं है। एक बार रुक जाओ, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूं क्या पहले, ताकि आपको थोड़ा ऐसा बिल्कुल क्लियर हो जाए। दिस वन 18 क्वेश्चंस, ठीक है, 18 क्वेश्चन दिए इन्होंने। जैसे एक पैसेज दे दिया इन्होंने, ठीक है, पैसेज दे दिया, पैसेज में से क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे यहां से तो पूछ लिया इन्होंने सबसे पहले, बेस्ट सिनोनिम जो है वो क्रेडिबल, है ना, क्रेडिबल का जो है वो बेस्ट सिनोनिम पूछ लिया। आपका ट्रस्ट वर्दी होता है कि भाई जो क्रेडिबल है ना, कहते हैं ना यार तूने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, तो वो होता है कि ट्रस्ट खोना, मतलब एक तरीके से ट्रस्ट वर्दी को कहा जाता है क्रेडिबल, विश्वसनीय अपन हिंदी में कहते हैं। फिर उन्होंने एक ये पूछ लिया इसमें से, ये क्या पूछ लिया, एक तरीके से जो है कि ये पैथोस हैं, एथोस हैं, लोगोस हैं, या फिर आपका कॉम्बिनेशन है एथोस, पैथोस और लोगोस का। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है इसने। अकॉर्डिंग टू द पेसिस हाउ कैन लोगोस बिल्ड एथोस, ये सब पूछा है। अब देखो मैं एक बार लेकर चलता हूं आप लोगों को इसमें लिटरेचर वाले पोर्शन की तरफ। बात है भैया, लिटरेचर वाला पोर्शन इसमें कहां है, कहां हो तुम, कहां हो? ये तो मैंने मेंस का उठा लिया क्या कुछ?
क्या चल रहा है भाई? कहीं हम गलत फाइल तो नहीं ले लिए? हाँ ठीक है। देखो जैसे लिटरेचर में कुछ इस लिटरेचर या फिर राइटिंग के पोर्शन में यहां देखो। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन से हम लोग चालू कर रहे हैं। यहाँ क्या है, राइट ए स्पीच इन अबाउट 200 वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग ऑन सेविंग आवर इन्वायरमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। कि भाई आपको एक स्पीच देनी है, स्पीच जो है वो राइट करना है, लिखना है, लगभग 200 वर्ड यूज करने हैं, जिसमें आप ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स हमें लगाने चाहिए, तो उसके फायदे या उससे रिलेटेड अगर कोई डाटा आपके पास में कि साहब ऐसा वहां किया गया है ना, आपका जो है वो अफ्रीकन देशों में ऐसा किया गया तो वहां पे ये फ्लो आया, इंडिया में अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या जो ट्री मैन के नाम से जाना जाता है उनके नाम पे, या ऐसी कुछ चीजें जो बहुत रिलेवेंट हो, इस पे अपन बात करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। फिर राइट योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट 200 वर्ड्स अबाउट द नीड ऑफ चिल्ड्रन टू प्ले गेम्स ऑन द फील्ड। कि भाई बच्चा फील्ड पे गेम खेले, इसके लिए आप क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है। यू मे बेस योर एसे ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप इन पे जो है वो बेस कर सकते हो। फिर आपका डिबेट दी हुई है जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए हैं वेजिटेरियन और ए नॉन वेजिटेरियन, कि लोगों का बड़ा तर्क और जो है वो वितर्क रहता है कि नॉन वेजिटेरियन होने के क्या फायदे हैं, नॉन वेजिटेरियन। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं वेजिटेरियन होने के फायदे बताऊंगा, जो नॉन वेज खाता है तो वो जनरली कहेगा कि सर नॉन वेजिटेरियन के भी बहुत सारे फायदे। तो इस पे लेकर एक डिबेट करनी है जिसमें आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है दोनों की ही। ठीक है, इसमें आपको हेल्थ एस्पेक्ट को जोड़ना है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को जोड़ना है, और इसके साथ साथ में जो है वो रेस्पेक्टिव कुजीन, जो मतलब भोजन के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, एक स्पीच ड्राफ्ट करना है बिडिंग फेयरवेल टू अ कलीग in your office who is going abroad to pursue a doctoral degree in an international university। उसके लिए जो है वो एक स्पीच देना है कि भैया आज हमारा दोस्त हमारे यहां से जा रहा है। एलिब्रेट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। आप सुनो, है ना, अब क्वेश्चन आता है किसका, लिटरेचर का, और क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा। एलिब्रेट करना है आपको द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आपका जो है वो कि छुआछूत के बारे में पूछा गया है, एंड इट्स सोशल रिलेवेंस एज पोर्ट्रेट इन मुल्कराज आनंद नॉवल अनटचेबल। मुल्कराज आनंद साहब का एक नॉवल है अनटचेबल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका एक कैरेक्टर है बखा। ठीक है, तो उसको लेकर आपको एस्पेक्ट पूछा है कि भैया जैसे मुल्कराज आनंद साहब ने अपने नॉवल अनटचेबल में क्या दिखाया, अनटचेबिलिटी पर बात की है, वैसे ही इसको सोशल रिलेवेंस में बताओ कि सामाजिक जो है वो रिलेवेंस में, समाज में ये जो मतलब मेन जो बातचीत चलती है किसकी, अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की, तो उसको समाज के एस्पेक्ट में आपको समझाना है। तो उसमें दोनों चीजें आएगी, आपको रेफरेंस उठाना है यहां से और समाज को लेकर बात करनी। क्वेश्चन बढ़िया था, सीधा कुछ नहीं है भैया। Write a critical essay. Write a critical essay on the major milestones of Indian writing in English in the modern age. Modern age में जो भी हमने माइलस्टोन जो है वो प्राप्त किए हैं, उसको लेकर हमें एक क्रिटिकल एसे लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें मॉडर्न एज के राइटर्स को भी इसमें शामिल करना होगा, उनके द्वारा लिखे गए वर्क्स, थीम्स, मतलब जनरली या उनका क्या इंपैक्ट रहा, क्या सोशल इंपैक्ट रहा, क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट रहा, ये सारी चीजें हमें बताते हुए चलनी होगी। आर के नारायण साहब को एक लोकल, हाउ डज आर के नारायण यूज द लोकल इन हिज वर्क्स। तो आर के नारायण साहब, जिन्हें हम आम आदमी का राइटर कहते हैं, एक राइटर ऑफ अ कॉमन मैन, राइटर ऑफ ए कॉमन मैन, तो जाहिर सी बात है कि इनके जितने भी वर्क, चाहे आप द इंग्लिश टीचर देखो, द गाइड देखो, स्वामी एंड फ्रेंड्स देखो, है ना, जितने भी इनके नॉवेल्स हैं, वर्क्स हैं, उनमें आपको आम आदमी का जीवन दिखाई पड़ता है। तो उसको लेकर इनके वर्क्स में इन्होंने लोकलाइज लोगों को कैसे यूज किया है या लोकल्स को कैसे यूज किया है वो बताओ, तो वो हमें बताना है। In what ways did the age of William Shakespeare change the face of drama in England? विलियम शेक्सपियर आए, विलियम शेक्सपियर से पहले यूनिवर्सिटी विट्स थे, जैसे रॉबर्ट ग्रीन है, आपका जो है वो लिली है, ये पील है, ऐसे बहुत सारे लोग थे। ठीक है, मतलब 6-7 लोग जो है वो, क्रिस्टोफर मार्लो है, वो भी उनमें ही शामिल किए जाते हैं। तो इसके अलावा भी आपके कुछ बेहतरीन लोग थे। इसके बाद में आए आपके विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर जब आए, उनसे पहले भी ड्रामा की शुरुआत हो चुकी थी, जैसे द स्पेनिश ट्रेजेडी के नाम से आपका जो है वो एक बेहतरीन ट्रेजेडी लिखी गई, है ना। तो ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन ऐसा क्या लिखा इन्होंने कि इन्हें ड्रामा में चेंज के लिए मतलब एक जिम्मेदारी दी गई, या कहा गया कि ये सदी के महान राइटर हैं।
तो आपको वो बताना है कि विलियम शेक्सपियर की एज में जो है वो ड्रामा का फेस कैसे चेंज हुआ, वो कैसे डेप्थ में गया, उसमें कैरेक्टर मिक्सचराइजेशन कैसे किया गया, कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हुए, कितने कैरेक्टर्स आए, पहले कैरेक्टर्स कैसे होते थे, फिर धीरे धीरे जो है वो जनर कैसे बदला, क्योंकि इन्होंने तो कॉमेडी भी लिखी, हिस्ट्रीज भी लिखी, ट्रेजेडीज भी लिखी, सोनेट्स भी लिखी, तो इस लेवल का है ना। और ये सारी चीजें आपको बतानी, तभी तो इनको अपने रॉबर्ट ग्रीन साहब इनको क्या कहते हैं, एक अपस्टार्ट क्रो कहते हैं अपने वर्क में क्रिटिसाइज करते हुए। हाउ डू द रोमांटिक पोइट्स विजुअलाइज द रोल प्लेड बाय क्रिएटिव इमेजिनेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स फ्रॉम एनी टू ऑफ देयर पोएट्री। आपको रोमांटिक पोइट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के मेन फीचर्स बताओ। एज अ फिलोसफिकल और लिटरेरी मोमेंट, कि फिलोसफिकल और लिटरेरी मोमेंट के आधार पे आपको रोमांटिसिज्म के बारे में बताना है। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन के हैं जो ग्रामेटिकल से रिलेटेड हैं, और ये क्या है आपका पेसेस को, वर्ब्स को चेंज करते हुए लिखना है, ये भी अलग है। तो ये जनरली यहां से आपको लगभग आइडिया आ गया होगा भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आप ही के सिलेबस से रिलेटेड, रोमांटिक भी आपके हैं, विलियम शेक्सपियर भी आपके हैं, आर के नारायण, इंडियन राइटिंग्स, आपके मुल्क राज आनंद, सब आप ही के आप ही हैं। वहीं से मतलब एक असेंस मैंने वहीं से लिया हुआ है। तो इस टाइप के जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब बहुत बार स्टूडेंट कॉमनली सोचता है कि साहब सीधा सीधा कुछ पूछ लो मजा ही आ जाए, तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। मजे लेने के चक्कर में कल को दिक्कत हो जाएगी। जैसे वर्ड्सवर्थ का पूछ रखा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो राइट एंड नॉट, शेक्सपियर का जो किंग लेयर है वो डार्क और डिप्रेसिंग है टोन में। डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं? इसका एक रीजनेबल आंसर दो आप, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। एपिक सिमिली को जो है वो सूटेबल एग्जांपल्स के साथ में पैराडाइज लोस्ट के आधार पर डिफाइन करो, जो पैराडाइज लोस्ट जॉन मिल्टन साहब का वर्क है। डिस्कस द 3 मोमेंट्स इन वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमोरलिटी। इनकी जो ओड है वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो उसके ऊपर बात की हुई है। इसके अलावा आपका ये विक्टोरियन एज में पूछा हुआ है, ये आपका डोल्स हाउस है, रॉबर्ट फोक्स है। इसके अलावा आपका जो है वो ये बहुत सारे हैं, रेमंड विलियम्स हैं। ये कोई अलग पेपर है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये पेपर आपका नहीं है। जैसे W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स पूछा है, T.S. एलियट पूछा है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस इस तरीके से जो है वो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कैरेक्टराइजेशन पूछ लिया आपका, ये पूछ लिया आपका, चलो हाँ ये मोस्टली जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है भाई। जैसे मिसेस डेलोवे पूछा हुआ आपको, असेंशियली प्लॉटलेस कमेंट है ना। मिसेस डेलोवे जो वर्जीनिया वुल्फ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जाने जाती है, उनका प्रमुख वर्क है, सबसे मेन वर्क है मिसेस डेलोवे। और इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ी देर बाद में तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही पढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना प्लॉटलेस, ये बिल्कुल सही है कि रियल में वो प्लॉटलेस ही दिखाई पड़ती है। वो इतनी सारी चीजों का वर्णन करती है मिसेस डेलोवे। एक दिन में उसने जो है वो ये सब कुछ लिखा है, एक दिन में पूरा, मतलब एक ही दिन का वर्णन है पूरे नॉवेल में, सुबह से लेके जो है वो रात को पार्टी एंड होने तक का। और उसमें पूरी बातचीत उसने की है, मतलब बहुत ही बेतुके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं कि भाई जो मन में आया, विचार में आया और लिख दिया। तो कभी वो कहीं जा रही है, मतलब कहीं जाने का मतलब कभी उसके विचार कहीं जा रहे हैं, कभी पास्ट में जा रही है, कभी फ्यूचर में जा रही है, कभी प्रेजेंट में चल रही है। तो इस तरीके की बातचीत दिखाई गई। तो होप यू गॉट माय पॉइंट दैट कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसी सारी चीजें होगी, सब कुछ आपको शायद आइडिया लग गया होगा। तो अब भैया तैयारी शुरू कर दो। लगभग कोशिश करो कि 2 महीने में हमें सब कुछ जो है वो तैयार करना है, बढ़िया तरीके से तैयार करना है। पहले भी डेफिनेटली आप लोग तैयार कर रहे होंगे, बाकी जिन लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की है तो भी रिसेंट हम एक न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। ग्रामेटिकल वगैरह उसमें है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहना। मेरा मेन फोकस होगा अभी फिलहाल लिटरेचर और आपका जो है वो राइटिंग स्किल पे। टीजीटी वालों को 1999 रुपए में जो है वो दे देंगे, इंग्लिश अभी यह ध्यान रखना। और पीजीटी वालों को जो है वो 2299 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। ईएमआरएस स्पेसिफिक जो है वो इसमें चीजें चलेगी। लगभग जो कॉमन है वो सब में कॉमन ही आएगा, मोस्टली कॉमन ही है। मैं आपको बताऊं थोड़े बहुत चीजें हैं तो वो किसका है, जो है वो क्वेश्चंस का हेर फेर है, बस इससे ज्यादा नहीं है। बट पीजीटी में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी है, तो वो एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो मैं यहां डाल दूंगा। डन हुई बातचीत। इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर डाउनलोड कर लेना है और इस नंबर पर मैसेज कर देना है। अगर आपको कोई डाउट हो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। 74109286 और 96। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।